नमस्कार। आज की कक्षा में हम भूगोल में वायुराशियों के बारे में पढ़ेंगे। वायुराशियाँ, संभवतः आपने इस नाम को पिछली कई कक्षाओं में पढ़ा होगा। आपने इसके बारे में जो पढ़ा है उसी को एक बार पुनः दोहराते हुए हम आज आगे की बात करेंगे। वायुराशियाँ मूलतः क्या होती हैं ये समझना आवश्यक है, क्योंकि जलवायु विज्ञान में इनका बहुत महत्व हो जाता है। विशेषतः इन दिनों जो चक्रवात के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन चक्रवातों की उत्पत्ति वायुराशियों से संबंध रखती है। वायुराशियाँ क्या है, आइए जानते हैं इनके बारे में। वायुराशियाँ वायु का ऐसा विशाल पुंज है जिनमें तापमान, आर्द्रता और दाब प्रवणता की विभिन्न स्तरों पर क्षैतिजीय समानता पाई जाती है। यहाँ क्षैतिजीय समानता जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किस संदर्भ में और किस प्रकार से क्षैतिजीय समानता की बात कर रहे हैं। आइए पुनः एक बार दोहराते हैं कि वायु के ऐसे विशाल पुंज यानी ऐसे विशाल खंड यानी ऐसी वायु का भाग जिनमें तापमान, आर्द्रता और दाब प्रवणता की दशा, यहाँ ध्यान दें दाब प्रवणता की दशा की बात की जा रही है, न कि तापमान, दाब और आर्द्रता की बात की जा रही है। उनके हम प्रत्यक्ष मान की बात नहीं कर रहे हैं, वरन उनके दाब प्रवणता मान की समानता की बात कर रहे हैं। यानी एक वायु का एक ऐसा विशाल पुंज यदि हम ले लें जो लगभग मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबा है, उस 500 किलोमीटर लंबे खंड में यदि हम क्षैतिजीय एक संस्तर में चलते चले जाएं, परतें बन रही हों ऐसी क्षैतिज में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार की, तो प्रत्येक परत में यदि हम एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाएंगे तो उसमें ताप परिवर्तन की मात्रा, ताप परिवर्तन की दर, दाब परिवर्तन की दर और आर्द्रता परिवर्तन की दर समान बनी रहती है, यानी स्थिर बनी रहती है। इसलिए ये क्षैतिजीय संस्तर बन जाते हैं और वायु के ऐसे खंडों को, ऐसे पुंजों को वायु राशि कहा जाता है। यानी अब आप शायद समझ पाए होंगे कि वायु राशि अपने आसपास के पवन की दशा से अलग होती है। पवन में न ताप की समानता होती है, न दाब की समानता होती है, न क्षैतिजीय, न उसमें आर्द्रता की समानता होती है। और ये समानताएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, न तो ये क्षैतिजीय होती हैं और न ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। यानी वायु में दोनों प्रकार के परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं। ऊपर की ओर चलेंगे तो भी तीव्रता से ताप, दाब और आर्द्रता में परिवर्तन हो रहा होगा, और यदि हम नीचे की इसमें समांतर अगर क्षैतिज रूप में भी चलें, यानी धरातल के समांतर भी चलें, तो भी उनमें ताप, दाब और आर्द्रता के मान में तीव्रता से और अस्थिरता के साथ परिवर्तन होता है। यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस प्रकार की परिवर्तन प्रवृत्ति होती है। इसलिए वो पवन है और ये वायु राशि है। तो वायु राशि को परिभाषित करते समय जब कहा जाता है तो इसमें तीन जो गुण हैं, ताप, आर्द्रता और दाब प्रवणता के मान, दाब प्रवणता के मान की और विभिन्न स्तरों पर क्षैतिजीय समानता, यानी क्षैतिज रूप में, यानी धरातल के समांतर जो संस्तर बन जाते हैं, परतें बन जाती हैं, उनमें इन तीनों गुणों की प्रवणता लगभग समान या स्थिर बनी रहती है। इसलिए इन्हें वायु राशि कहा जाता है। यह देखिए, अगर हम इसको इंग्लिश में अगर इस परिभाषा को देखें तो इस प्रकार लिखा गया है इसके बारे में कि एन एयर मास इज ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर दैट हैज सिमिलर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टीज थ्रू किसमें, ओरिजेंटल की बात कर रहे हैं हम, इसमें वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें परतें नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है इसमें अंतर नहीं होता है। अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप में चलेंगे तो जो नीचे आर्द्रता का मान है, जो ताप का मान है, दाब का मान है, वही ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। उनमें परिवर्तन होता है, उनमें अंतर होता है, लेकिन वो अंतर क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। क्षैतिज दशा में अगर चलेंगे तो समानता बनी रहती है और ऐसे वायु के खंड को वायु राशि कहा जाता है। वायु राशि के बारे में ये भी लिखा गया है कि द बेस्ट सोर्स रीजन्स फॉर एयर मासेस आर लार्ज फ्लैट एरियाज वेयर एयर कैन बी स्टेगनेंट लॉन्ग इनफ टू टेक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस बिलो। यानी इस ऐसी जो वायु के खंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी जिस विशाल वायुपुंज की हम बात कर रहे हैं, वो वायुपुंज बनता कैसे है, क्योंकि धरातल पर एक लंबे क्षेत्र में, एक लंबे भूभाग पर, बहुत बड़े भूभाग पर न तो तापमान की दशा समान मिलेगी, न दाब की दशा समान मिलेगी और न आर्द्रता की दशा समान मिलेगी। एक बहुत बड़े भूभाग में समानता का मिलना असंभव है, बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति के बावजूद भी क्या ऐसा वायुखंड, क्या ऐसा वायु जो पुंज है वो निर्मित हो सकता है, विकसित हो सकता है? तो जब ऐसी बात करते हैं तो उसके बारे में ये उत्तर आता है हाँ में, कि हाँ ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो विस्तृत मैदान हो, मैदानी क्षेत्र में चूंकि वो समतल भूभाग होता है
समतल भूभाग में तापमान में परिवर्तन की जो गुंजाइश है, जो संभावना है, वो बहुत कम रहती है। बहुत बड़े भूभाग पर समान तापीय दशा या समतापीय दशा उत्पन्न हो सकती है। चूंकि ऊंचाई में अंतर नहीं है, उच्चावच 0 हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर दाब की दशा भी समदैशिक हो जाएगी, यानी समान दाब की दशा भी विकसित हो सकती है। और इन दोनों के कारण से आर्द्रता का मान भी लगभग कम, यानी कम परिवर्तनशील या लगभग स्थिर रह सकता है। और इन तीनों दशाओं में आने के कारण से समदैशिक ताप, दाब और आर्द्रता की दशा जब बन जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वायु है वो अपने धरातल, जो अपने नीचे जो भूभाग है, उसके गुणों को आत्मसात करती है। और उन गुणों को आत्मसात करने के कारण से वैसे ही गुण वो ग्रहण कर लेती है। और जब ऐसे वायुपुंज जब बन जाता है, या ऐसा वायुखंड जब विकसित हो जाता है जिसमें ताप, दाब और आर्द्रता की जो है स्थिरता की दशा आ जाती है, समानता की दशा आ जाती है, तो वो जो है वायु राशि कहलाता है, वायु राशि बन जाता है। और यहाँ ध्यान दें, जो भी हम बात कर रहे थे कि इन विशेष परिस्थितियों में जहाँ समतल भूभाग है, अच्छा समतल भूभाग केवल मैदानी नहीं है, समतल भूभागों में विशाल सागरीय क्षेत्र भी हैं। सागर की, चूंकि उसमें कोई उच्चावच नहीं होता है, सागर की जो ऊपर की जो जल सतह है वो समतल की भांति व्यवहार करती है, और समतल की भांति व्यवहार करने के कारण से वहाँ पर दाब की समान दाब की दशा आती है, समान ताप की दशा आती है, और समान आर्द्रता की दशा बनी रहती है। और इनके कारण से क्या होगा कि वहाँ पर भी समदैशिक ताप, दाब और आर्द्रता की दशा उत्पन्न होने के कारण से वायु राशि की उत्पत्ति के लिए इनफ जो कंडीशंस हैं, यानी पर्याप्त दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं, और इससे वायु राशि का जन्म होता है। तो ध्यान दें कि जब ये विशेष दशाओं में बनने वाला वायुपुंज है या विकसित होने वाला वायुपुंज है, या हम ये कहें कि ऐसा वायुपुंज जो विशेष दशाओं में अपने नीचे स्थित धरातल के गुणों को आत्मसात कर रहा है, और वो विशेष परिस्थितियां, विशेष गुण लेकर उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित ही ये अपने आसपास की वायु से अलग व्यवहार करता है। और इस अलग व्यवहार के कारण से इन्हें वायु राशि कहा गया है, जबकि उन्हें हम पवन कह देते हैं। वायु राशि के बारे में हम अगर देखिए, इसका एक रेखिक अगर एक चित्र अगर हम सोचें कि किस प्रकार की वायु राशि बनती होगी, तो ये जो तीन आपको इसमें जो ये दिखाए गए हैं, तीन परतें जो आप इसमें देख रहे हैं, ये पहली परत, ये धरातल है, और इस धरातल के ऊपर ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, और ये तीसरी परत है। ये परतों का जो निर्माण हुआ है, यहाँ जिन परतों को हम देख रहे हैं, इन परतों का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो वायुपुंज है, या जो वायुखंड है, इसमें क्या हुआ कि नीचे जो हम एक जो आसमानी रंग की ये जो परत देख रहे हैं, इस परत में क्या हुआ, जो ताप, आर्द्रता और दाब की दशाएं आई हैं, वो दशाएं इस अपनी ऊपर वाली परत से भिन्न हैं। ठीक है, इसमें ताप ज़्यादा हो सकता है, ताप कम हो सकता है, इसमें आर्द्रता का मान ज़्यादा हो सकता है, आर्द्रता का मान कम हो सकता है। और ऐसी स्थितियों के कारण से क्या हुआ है कि उनमें ये परत अपनी ऊपर वाली परत से, ये वाली नीचे वाली परत अपनी ऊपर वाली परत से अलग व्यवहार कर रही है, इसलिए ये इससे अलग छट गई है, और ये दो अलग अलग परतें बन गई हैं। ठीक यही बात इन दोनों परतों के लिए लागू होती है। जो परत आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं, ये जो परत देख रहे हैं और ये जो परत देख रहे हैं, इन दोनों के बारे में भी ये चीज़ लागू होती है। और परिणामतः क्या हो रहा है कि ये तीन अलग अलग परतें देख रहे हैं। ये तीन परतों का उदाहरण जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि परतें केवल तीन ही रहेंगी। ये परतें इससे तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं और तीन से कम भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये निश्चित मानिए कि परतों की संख्या एक से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में हम जब तीन परतों का जो उदाहरण ले रहे हैं, तीन परतों के उदाहरण के पीछे जो परिस्थिति है वो ये है कि ये तीन परतें जो ताप, दाब और आर्द्रता की जो परिस्थितियाँ लिए हुए हैं, उनके कारण से तीन जो परतें बनी है, तो यहाँ हमने लिखा है ऊर्ध्वाधर संस्तर, यानी ये परतें ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर संस्तर बन गए हैं। और दूसरी तरफ ये जो हम संस्तर की बात कर रहे हैं, इसमें क्षैतिजीय रूप में इनमें एक इस किनारे से इस किनारे तक यदि हम जाएंगे एक परत में, इसी प्रकार दूसरी परत में यदि इस किनारे से इस किनारे तक या इस किनारे से इस किनारे तक जाएं, इसी प्रकार तीसरी परत में यदि हम इस किनारे से इस किनारे तक जाएं, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक ही परत में जाने पर ताप, दाब और आर्द्रता प्रवणता की मान जो है लगभग वो स्थिर बना रहता है या सम बना रहता है। इसलिए ये परत अलग छट जाती है अपनी अन्य परतों से, और इस प्रकार विभिन्न परतों का निर्माण हो जाता है। यदि हम इसमें देखें, यहाँ हम क्षैतिजीय समानता की, क्षैतिजीय दाब प्रवणता समानता की बात कर रहे हैं इन परतों में। क्षैतिजीय मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर। लेकिन यदि हम एक परत से यदि ऊपर की परत की ओर चलेंगे, ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो ऊर्ध्वाधर चलने पर
जो इन परतों में ताप, दाब और इसकी आर्द्रता की प्रवणता का मान अलग अलग होगा। यानी दाब प्रवणता परिवर्तनशील होगी और इसलिए ये दो जो गुण आपको बताए हैं, क्षैतिज समानता परंतु ऊर्ध्वाधर भिन्नता, और यही वायु राशियों का गुण है कि इनमें निर्मित होने वाली विभिन्न परतें, उनमें क्षैतिज समानता की दशा रहती है, ताप, दाब और आर्द्रता प्रवणता की, जबकि इनमें ऊर्ध्वाधर परतों में इन तीनों वायुमंडलीय जो तत्व हैं या घटक हैं, इनके मान में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, इस चित्र को यदि हम दूसरे चित्र से के साथ अब हम देखें तो यहाँ बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि प्रत्येक संस्तर, यानी क्षैतिज की बात हम कर रहे हैं अभी, जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ आप तीर के निशान देख रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, तीनों परतों में हम जो देख रहे हैं, तो इन तीनों परतों में ताप, दाब व आर्द्रता प्रवणता की स्थिरता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो स्थिरता का मान है, उनके ताप, दाब व आर्द्रता प्रवणता का मान है, वो तीनों परतों में अलग अलग रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। अगर एक समान रहता तब तो वो एक ही वायुपुंज बन जाता और एक ही परत होती। इसलिए तीन अलग अलग परतें ये बता रही हैं कि तीन अलग अलग परतें तीन अलग अलग ताप, दाब व आर्द्रता प्रवणता के मान वाली हैं, इसलिए ये स्पष्ट परतें बनी हुई हैं। आइए देखते हैं इन परतों में जब हम गुणों की बात करते हैं तो प्रत्येक संस्तर यानी क्षैतिज हम बात कर रहे हैं, ताप, दाब और आर्द्रता प्रवणता की समानता की दशा स्थापित हो जाती है, जिससे ये वायुखंड अपने समीपवर्ती वायुखंड से अलग हो जाता है या विलगित हो जाता है। यानी इसके आसपास की वायु का जो वायु जो है, यानी जो पवन है जिन्हें हम कह रहे हैं, या वायु हो सकती है, खाली यदि पवन वायु प्रवाह नहीं हो रहा है तो पवन नहीं होगी, तो वायु हो सकती है। लेकिन ये जो वायु खंड बना हुआ है, जिसे हम इन तीन संस्तरों के रूप में इस चित्र में देख रहे हैं, इसके आसपास जो स्थान है वहाँ पर वायु मौजूद है, लेकिन उसकी प्रकृति इस खंड से अलग है, इस वायु खंड से अलग है। इसलिए ये वायु राशि का वो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि आसपास की वायु केवल है वो वायु या पवन ही है, वो वायु राशि नहीं है। तो वायु राशि का चित्र यदि हम आरेख यदि देखें तो इस प्रकार का आरेख वायुमंडल में एक बन जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, निश्चित ही हम उसके गुणों को एहसास कर सकते हैं, उनके गुणों के बारे में हम उनका मान देख सकते, मान हम अनुभव कर सकते हैं या उनका मापन कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। यहाँ आपको देखने के लिए एक आरेख के रूप में इसलिए दिखाया गया है ताकि ये दिखे। वायु राशि की यदि हम कल्पना करें, वायु राशियाँ कैसे चलती होंगी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ठीक जिस प्रकार रेल के डिब्बे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हम किसी एक डिब्बे की कल्पना करें जो बीच में कहीं बैठा हुआ है, और वो डिब्बा, उसके पीछे भी डिब्बे हैं और इसके आगे भी डिब्बे हैं। तो जिस तरफ इंजन उनको लेके जा रहा है, यानी जिस तरफ वायु चल रही है, तो पीछे एक वायु राशि के खंड के पीछे जब इधर वायु होगी और जहाँ बीच में वायु राशि बैठी हुई है और इधर की तरफ वायु है, अगर वायु पवन इधर से चल रही है तो वायु राशि को आगे धकेल देगी, और यदि पवन इधर से चल रही है तो वायु राशि को इधर धकेल देंगी। और इस प्रकार वायु राशि का जो स्थानांतरण होता है वो पवन की दिशा में होता है, ठीक रेल के डिब्बे की तरफ, जिधर इंजन जाएगा और जिधर इंजन उसको धक्का देगा उधर की तरफ वो डिब्बा चल देता है। यही कल्पना वायु राशियों के बारे में की जाती है। तो वायु राशियों के इस रेखिक चित्र से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार वायु राशि का निर्माण होता होगा, किस प्रकार के संस्तर बनते होंगे। देखिए, वायु राशियों के बारे में एक चित्र और देखते हैं कि ये जो चित्र है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि प्रत्येक संस्तर क्षैतिजीय में दाब, ताप व आर्द्रता प्रवणता की समानता की दशा के कारण ही वायुखंड एक समदैशिक यानी बैरोट्रॉपिक वायुखंड बनता है। यहाँ पर एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बैरोट्रॉपिक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बैरोट्रॉपिक क्या होता है, बैरोक्लिनिक क्या होते हैं, ये दो शब्द जो है वायुमंडलीय दशाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जो वायुराशियाँ हैं वो बैरोट्रॉपिक होती हैं। बैरोट्रॉपिक का मतलब हम फिलहाल ये समझ सकते हैं कि बैरोट्रॉपिक से आशय है समदैशिक, यानी समान दशाओं वाली। किस किस की समान दशाएं? ताप, दाब व आर्द्रता की प्रवणता की, ताप, दाब व आर्द्रता प्रवणता की समानता की दशा की हम बात कर रहे हैं, समदैशिक स्थितियों की बात कर रहे हैं। तो ये बैरोट्रॉपिक बनता है जो समीपवर्ती वायुखंड से विपरीत स्थिरवत प्रकृति वाले की भांति व्यवहार करता है। यानी जो समीप में जो वायु बैठी हुई है वो स्थिरवत व्यवहार नहीं कर रही है, उसकी समदैशिक व्यवहार नहीं कर रही है, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। उसमें कभी तेज तूफान आएगा, कभी झंझावात खड़े हो जाएंगे, कभी बिल्कुल शांत प्रकृति हो जाएगी, कभी फिर हवा चलने लगेगी, कभी हवा की गति में वृद्धि हो जाएगी तो कभी हवा बहुत मंद हो जाएगी। इस प्रकार की दशाएं आसपास की जो वायु है, पवन है, उसमें हो रही हैं। लेकिन इस वायु राशि में कोई इस प्रकार की हलचल नहीं हो रही है, ये अपनी जगह शांत बनी हुई है, अपनी प्रकृति के अनुरूप ये शांत है, स्थिरवत है, इसकी दशाएं स्थिर हैं, इसलिए ये जो है वायु राशि है। और जो व्यवहार की बात हम कर रहे हैं कि वो एक समदैशिक व्यवहार करने लगती है,
जबकि इसके वायस की आसपास की वायु जो है वो एक यानी परिवर्तनशील व्यवहार करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसलिए वो पवन है या वायु है, जबकि ये वायु राशि है। तो यहाँ तीन जो संस्तर आपको दिखाए जा रहे हैं, यहाँ तीनों संस्तरों में स्पष्ट लिखा गया कि ताप, दाब व आर्द्रता, प्रवणता, स्थिरता, और ये तीनों स्थिरता के मान तीनों परतों में अलग अलग हैं, जैसा पिछले चित्र में आपको बताया गया था। यहाँ एक चीज देखिए कि ये जो वायु के जो वायु राशि को यदि हम एक बार और विस्तृत रूप में देखें कि वायु राशि को क्या माना जाए, वायु राशियाँ क्या होती हैं, तो उनके बारे में ये लिखा जा सकता है कि वायु का त्रिविमीय विशाल खंड होती है वायु राशि, यानी वायु राशि को हम वायु का त्रिविमीय विशाल खंड कह सकते हैं। दूसरी उसकी भौतिक विशेषताएं क्या है, उनकी विशेषताएं तो कुछ ना कुछ रहेंगी, क्योंकि जब वो वायुमंडल में जन्म ले रहा है तो उसकी भौतिक दशाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसके लिए जब वायु राशि को परिभाषित करते हैं तो उसमें तापमान, आर्द्रता, दाब, प्रवणता, दर एवं घनत्व, किसका घनत्व, वायु का घनत्व जो उसमें समाहित है, जो उसके अंदर मौजूद है, उस वायु का घनत्व आदि क्षैतिजीय रूप से विशाल क्षेत्र, ये क्षेत्र हजारों किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लंबा विस्तृत हो सकता है। तो हजारों वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र पर जब कोई ऐसी विशाल वायु राशि, ये वायु का खंड विकसित हो जाता है जिसकी तापमान, आर्द्रता, दाब प्रवणता की दर यानी दाब प्रवणता का मान और उसका वायु का घनत्व, प्रत्येक परत में वायु का घनत्व अलग अलग रहेगा, घनत्व ये क्षैतिजीय रूप से समान रह जाते हैं, समान उत्पन्न हो जाते हैं, समान विकसित हो जाते हैं। तो ऐसा वायुखंड वायु राशि है। यहाँ ध्यान दें, इसके बारे में एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि समदाब एवं समताप रेखाएं ऊर्ध्वाधर समांतर क्षैतिज परतों में, यानी अभी आप जो चित्र पीछे एक देख रहे थे, यानी इस चित्र में यदि हम इस चित्र को वापस देखें, इसमें देखिए जो तीन परतें हैं, एक तीन परतें एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई हैं, और ये हम मान सकते हैं कि इन परतों की जो लाइनें आ रही हैं, जहाँ ये दोनों मिल रही हैं आपस में, ये परतें एक दूसरे के ऊपर, ये मानिए ये समताप और समदाब रेखाएं भी हैं, क्योंकि एक परत में समान दाब की दशा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दाब परिवर्तन बहुत क्षीण हो जाएगा, यानी समदाब रेखाएं ज़्यादा अंतर जब नहीं होगा तो एक समान दाब की स्थिति आ जाएगी। लेकिन एक परत से दूसरे परत में जाने पर दाब में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए एक परत के ऊपर दूसरे परत में जब जाएंगे तो दाब परिवर्तन होगा, यानी समदाब रेखा यहाँ विकसित होगी, फिर एक समदाब रेखा उसके ऊपर विकसित हो जाएगी। इसी प्रकार समताप रेखाएं भी एक दूसरे के ऊपर विकसित होंगी, और इसीलिए इनके लिए लिखा जाता है कि इसमें समदाब और समताप रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी जो समांतर होती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित होती हैं। क्षैतिज परत में रहेंगी लेकिन ऊर्ध्वाधर समांतर आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। इसके बाद हम जो चौथी बात जो इनके बारे में कह रहे थे वो है कि समदाब रेखाओं के ऊर्ध्वाधर समांतर विस्तार के कारण वायु राशियां बैरोट्रोपिक कहलाती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो बैरोट्रोपिक शब्द यूज किया गया है वायु राशियों के लिए, उसके बारे में आप जानते हैं कि देखिए बैरोट्रोपिक का मतलब होता है बैरो धन टॉपिक। बैरो यानी बैरोमीटर आपने वर्ड पढ़ा होगा, दाब मापी, तो बैरो वर्ड दाब के लिए यूज किया जाता है, और ट्रॉपिक होता है स्तर के लिए, ट्रॉपिक संस्तर या स्तर के लिए यूज किया जाता है, यानी दाब के स्तर। अब ये जो वायु राशि में अभी हम जो स्तर देख रहे थे एक दूसरे के ऊपर, जो स्तर हम देख रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, एक परत फिर दूसरी परत फिर तीसरी परत, ये क्या है, ये दाब के विभिन्न स्तर हैं जो ऊर्ध्वाधर क्रम में एक दूसरे के ऊपर विन्यसित हैं या स्थिर हैं या बैठे हुए हैं, यानी दाब के स्तर बने हैं। यानी एक परत में दाब समान है और एक परत से दूसरी परत में जाने में दाब में अंतर हो रहा है, तो बैरोट्रॉपिक यानी दाब के संस्तर वाली वायु पुंज या वायु खंड, उसे हम वायु राशि कह रहे हैं। बैरोट्रॉपिक शब्द क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसमें दाब के संस्तर बनते हैं, दाब की परतें बनती हैं, और वे परतें एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर क्रम में विन्यसित हो जाती हैं, इसलिए उन्हें हम इन वायु राशियों को हम बैरोट्रॉपिक कहते हैं। आई बात समझ में कि बैरोट्रॉपिक क्या होता है, यानी बैरोट्रॉपिक यानी समान दाब वाली क्षैतिजीय परतों के ऊर्ध्वाधर संस्तर, वो हैं वायु राशियों के बारे में। अब एक देखिए एक बात और आती है कि किसी वायु राशि में ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता मान उसकी स्थिरता, आर्द्रता का संबंध, आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण, संघनन तथा वर्षा आदि को नियंत्रित करती है। तापमान प्रवणता यानी तापमान प्रवणता की दर यदि ज़्यादा होगी, प्रवणता क्या है यहाँ पर, प्रवणता के बारे में हमने पिछली कक्षा में एक बार पढ़ा था जब हम ताप प्रवणता की बात कर रहे थे। यहाँ एक बार फिर दोहराते हैं कि तापमान प्रवणता है क्या।
यानी जब तापमान प्रवणता को यदि हम परिभाषित करें तो इकाई दूरी के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, इकाई दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को हम तापमान प्रवणता कह रहे हैं। यानी तापमान प्रवणता अगर ज़्यादा होगी, यानी ताप परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, यानी तापमान में विविधता बहुत ज़्यादा होगी, यानी कहीं ताप बहुत ज़्यादा होगा, कहीं ताप बहुत कम होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ताप प्रवणता का मान अधिक होने के कारण से आर्द्रता के मान में शीघ्रता से परिवर्तन होगा, दाब के मान में शीघ्रता से परिवर्तन होगा, और वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। वर्षा की मात्रा प्रभावित होगी, क्योंकि यानी ताप अगर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा, तो उसके कारण से वायु का प्रवाह होने लगेगा। ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी अगर होगा, ऊर्ध्वाधर अगर वायु धाराएं उठेंगी, तो उससे क्या होगा कि ये संवहन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और संवहन की क्रिया से ऊपर वाष्पीकरण के द्वारा जो आर्द्रता जल वायु में आ गई थी, वो आर्द्रता ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के कारण से संघनन की क्रिया होगी और मेघ निर्माण होगा और वर्षा होगी। यानी ये सब ताप के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। तो जितनी ज़्यादा ताप प्रवणता होगी, ताप प्रवणता दर ज़्यादा होगी, तो ये सब क्रियाएं तेजी से होने लगेंगी। यदि ताप प्रवणता का मान कम होगा, यानी जो ऊर्ध्वाधर परतें जो जमी हुई हैं, जो स्थित हैं, उन परतों में यदि तापांतर बहुत अधिक नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आर्द्रता का जो वितरण है वो बहुत क्षीण हो जाएगा, वर्षा की मात्रा बहुत कमजोर हो जाएगी या शून्य हो जाएगी, यानी ये सब प्रभावित होने लगेंगे। और इसी प्रकार क्या होगा, दाब का मान भी बहुत कम प्रभावित होगा, क्योंकि ताप से दाब भी जुड़ा हुआ है, उसका भी संबंध है। तो यानी ताप परिवर्तन यदि कम होगा तो दाब परिवर्तन भी कम हो जाएगा। तो यानी एक वायुराशि में जो उसकी जो गुण है, उसके क्षैतिज परतों के जो तापमान के गुण हैं, वो उसके बाकी के गुणों को भी प्रभावित करते हैं। और यदि जब उसमें ताप प्रवणता की दर कम होगी तो वायुराशि स्थिर ज़्यादा होगी, यदि ताप प्रवणता की दर ज़्यादा होगी तो वायुराशि में अस्थिर होने की संभावना बनी रहती है। यानी वो ताप आर्द्रता का तेजी से अवशोषण कर सकती है, वो धरातलीय लक्षणों से प्रभावित हो सकती है, और इसके कारण से क्या होगा, उसमें उसकी जो आयु है वो घटने लगेगी, यानी उसकी स्थिरता प्रभावित हो जाएगी, यानी वो अस्थिर हो जाएगी या कम अवधि वाली वायुराशि बन जाएगी। यदि ताप प्रवणता का मान कम है, यानी ताप परिवर्तन उसमें दर बहुत कम है, यानी उसकी जो परतें हैं विभिन्न वो लगभग समान ताप वाली बन रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वायुराशि की आयु जो है, वो उसकी अवधि है, वो लंबी हो जाती है जब वायुराशि स्थिर हो जाती है। यहाँ जो उनके बारे में एक बात और जो हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो वायुराशियाँ हैं वो ताप प्रवणता मान अधिक होने पर वायुराशि का स्थिरता में वृद्धि होती है, ये भी हमने आपसे बात की थी, तथा तीव्र संवहन संचार होता है। क्यों कम होती है वायुराशि की ताप प्रवणता मान अधिक होने पर, क्योंकि उसमें संवहन धाराएं हैं वो तेजी से उठने लगती हैं। और अभी आपको बताया था संवहन धाराएं जो है वो आर्द्रता को आत्मसात करके जब ऊपर उठेंगी तो संघनन की क्रिया होगी और मेघ निर्माण से जो है वर्षण की क्रिया प्रारंभ होगी। तो ये सब जो है ताप प्रवणता मान से प्रभावित हो रही हैं। यह एक जो अभी बात हम कर रहे थे कि वायुराशियाँ और पवन जो है दोनों अलग अलग प्रकृति की होती हैं, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो आइए इनके बारे में एक छोटी सी तुलना करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक शब्द यूज किया है बैरोट्रॉपिक, और एक शब्द यूज किया हमने बैरोक्लिनिक। तो बैरोट्रॉपिक से आशय संस्तर या क्षैतिजीय समदाबीय प्रवृत्ति वाली रचना से। बैरोट्रॉपिक अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, क्षैतिजीय जो परतें हैं उनमें समान दाब की परतें होती हैं, वो जो क्षैतिजीय परतें बन रही हैं, चूंकि समान दाब की परतें हैं इसलिए उनमें क्या हो रहा है कि वो एक दाब की परत बन गई, जिसमें पूरी में दाब की जो अवस्था है या दाब की जो दशा है वो समान बनी हुई है लगभग। उसके ऊपर जो दूसरी परत है उसमें फिर दूसरी परत में फिर क्षैतिजीय रूप में दाब की समानता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप में यदि पहली परत से नीचे वाली परत से यदि इसकी तुलना करेंगे तो दाब अंतर हो रहा है। तो ये जो दाब की अलग अलग परतें बन जाती हैं, संस्तर बन जाते हैं, तो इनको हम बैरोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसलिए ये जो वायुराशियाँ हैं, यहाँ पर हमने बैरोट्रॉपिक को परिभाषित कर रहे हैं कि बैरोट्रॉपिक से आशय संस्तर यानी क्षैतिजीय समदाबीय प्रवृत्ति वाली रचना से है। जबकि देखिए बैरोक्लिनिक क्या है, बैरोक्लिनिक से आशय असमदाबीय प्रवृत्ति वाली रचना से, यानी इसमें कोई दाब की समानता नहीं है। ऐसी जो क्षैतिजीय वितरण, वायु का ऐसा क्षैतिजीय विस्तार क्षेत्र जिसमें वायु कैसी बैठी हुई है, उसमें कोई दाब की समानता नहीं है। यहाँ पर दाब का मान कुछ और है और उसके थोड़े से दूर जाने पर दाब का मान कुछ और है, या थोड़ा और चलने पर दाब का मान कुछ और है। कभी दाब तेजी से बदल रहा है, कभी दाब धीमे से बदल रहा है। तो ऐसी दशाओं में जो आती है तो असमदाबीय प्रवृत्ति वाली रचना जो होती है वो बैरोक्लिनिक होती है, और जो समदाबीय प्रवृत्ति वाली रचना जो होती है वो बैरोट्रॉपिक होती है। दूसरी देखिए, वायुराशियों में स्तरित दाब
समानता का गुण होता है। यानी बैरोट्रॉपिक शब्द किससे मिल रहा है? बाह्य राशियों से। तो बाह्य राशियों में जो ऊपर जो हमने पहले स्थान पर जो बैरोट्रॉपिक में परिभाषा लिखी है वो बाह्य राशियों से मिलती है, इसलिए बाह्य राशियां बैरोट्रॉपिक हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा? बाह्य राशियों में किसी भी प्रतिरूप में दाब समानता नहीं होती। ये गलत लिख गया है, यहाँ पर वायु राशि नहीं है बल्कि पवनों में आएगा, या वायु में, पवनों में किसी भी प्रतिरूप में दाब समानता नहीं होती है, इसलिए पवनें बैरोक्लिनिक होती हैं। यहाँ पर तीसरी स्थिति जो है वह ताप व आर्द्रता में स्थिरता प्रवणता के कारण बैरोट्रॉपिक का गुण आता है। यानी ताप व आर्द्रता में स्थिर प्रवणता के कारण, यानी जो प्रवणता की जो दर है ताप की और आर्द्रता की, उसके कारण से क्या होता है? समदाबीय दशा उत्पन्न हो जाती है, यानी समान दाब वाली दशा आ जाती है। और इस समान दाब वाली दशा के कारण से क्या होता है कि वो समदाब वाली दशा या समदाबीय दैशिक दशा उत्पन्न हो जाती है। तो ये तापमान और आर्द्रता की प्रवणता की स्थिरता के कारण से आता है। चूंकि वायु राशि में तापमान और आर्द्रता की प्रवणता की स्थिरता की दशा भी रहती है, इसलिए वो बैरोट्रॉपिक होती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर ताप व आर्द्रता वितरण एवं परिवर्तन में अस्थिरता के कारण बैरोक्लिनिक का गुण आता है। यानी यहाँ बैरोक्लिनिक का गुण क्यों आ रहा है? क्योंकि ताप की प्रवणता भी अस्थिर है, यानी ताप का वितरण प्रारूप भी अस्थिर है, आर्द्रता का वितरण प्रारूप भी अस्थिर है, और उनके प्रवणता के मान भी अस्थिर है, उनमें भी परिवर्तन हो रहे हैं तेजी से, ये परिवर्तन होते हैं तेजी से, इसलिए बैरोक्लिनिक का गुण आ जाता है। जबकि उनकी स्थिरता के कारण से बैरोट्रॉपिक का गुण आ जाता है। यहाँ देखिए, ध्यान दें कि वायु राशियाँ बैरोट्रॉपिक यानी समदैशिक प्रकृति की होती हैं, जबकि पवनें बैरोक्लिनिक यानी तीव्र परिवर्तनशील या अस्थिर प्रकृति की होती हैं। ये दोनों में मूल अंतर है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वायु राशियों और पवनों की प्रकृति में मूल अंतर क्या है, तो एक स्थिरता का गुण लिए हुए है, दूसरा अस्थिरता का गुण लिए हुए है। एक समदैशिक है यानी समान दशाओं वाली है वायु राशि, जबकि पवनें जो हैं वो असमदैशिक हैं, यानी वो उनमें कोई दशा समान नहीं रहती है। इसलिए ये वायु राशियों और पवनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ देखिए, अब अपन देखते हैं ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता। ये जो तापमान प्रवणता की जो हम बात कर रहे थे अभी वायु राशियों में, वो किस पर डिपेंड करती है? यानी ऊर्ध्वाधर अगर हम एक वायु राशि में नीचे से ऊपर की ओर चलें तो तापमान परिवर्तन की दर किस प्रकार प्रभावित होती है, ये हम उसको देख रहे हैं। और इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। एक, वायु राशि की स्थिरता। तापमान प्रवणता की जो दर है वो वायु राशि की स्थिरता के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी वायु राशि यदि स्थिर प्रकृति वाली होगी तो तापमान प्रवणता का मान कम हो जाएगा, और यदि वायु राशि की स्थिरता कम होगी यानी अस्थिर प्रकृति की वाली होगी तो तापमान प्रवणता का मान बढ़ जाएगा। ये भी हमने आपको भी इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि वायु राशि की स्थिरता और तापमान प्रवणता का कैसे संबंध आता है। दूसरे में आया वायु राशि में आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण। यानी हम ये कह सकते हैं यदि वायु राशि ऐसी प्रकृति की है कि उसमें आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण तेजी से हो रहा है या तीव्रता से होगा, तो ये तीव्रता से होगा तो तापमान प्रवणता भी अधिक होगी। तापमान प्रवणता यानी तापमान परिवर्तन की दर भी तेज होगी, तभी आर्द्रता का जो लंबवत संचरण है या लंबवत स्थानांतरण है वो तेजी से होगा। यानी आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण की दर यदि कम हो तो तापमान प्रवणता भी कम होगी, तापमान प्रवणता की दर जो है वो भी कम होगी। इसी प्रकार वायु राशियों में जो संघनन की दर है वो भी प्रभावित करती है तापमान प्रवणता के मान को। कैसे? संघनन की दर तेज कम होगी, जबकि जो नीचे से चलने वाली सामान्य धाराएं वो तेजी से ऊपर की ओर जा रही होंगी, और उसमें तापमान परिवर्तन भी तेजी से हो रहा होगा। यानी तापमान परिवर्तन तेजी से होगा तभी संघनन की दर भी और संवहन की दर दोनों ही तेजी से होंगी। इसलिए यदि संघनन की दर तेज है तो इसके लिए इसका अर्थ ये हो रहा है कि नीचे संवहनीय धाराएं तेजी से आ रही हैं, और संवहनीय धाराएं तेजी से तब आती हैं जब तापमान परिवर्तन की दर तीव्र होगी, तापमान परिवर्तन की दर बहुत अधिक होगी, यानी तापमान में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में तापमान प्रवणता का मान बढ़ जाएगा, तो संघनन की दर भी तापमान प्रवणता के मान के साथ जुड़ी हुई है। और जो चौथी स्थिति है वो ये है वायु राशि द्वारा वर्षा की मात्रा, ये संघनन की दर से प्रभावित है कि यह संघनन की दर अधिक तो तापमान प्रवणता अधिक, आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण की दर तीव्र तो तापमान प्रवणता का मान अधिक, और वायु राशि द्वारा वर्षा की मात्रा, यदि वायु राशि द्वारा वर्षा की मात्रा यदि अधिक है तो तापमान प्रवणता का मान भी
अधिक होगा। ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमने जो संघनन की दर और वायुराशि द्वारा वर्षा की मात्रा जो लिखी है उनमें भी एक संबंध है कि वायुराशि द्वारा वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो संघनन की दर अधिक होगी, और वायुराशि द्वारा वर्षा की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो संघनन की दर भी कम हो जाएगी। तो ये आपस में ये वो कारक हैं जो तापमान के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह देखिए वायुराशि की जो आयु है वो किस पर निर्भर करती है, वो इसके लिए 3 कारक हैं। ये जो 3 कारक आप देख रहे हैं, वायुराशि की आयु, ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता, यानी ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता यदि अधिक होगी तो वायु की आयु कम होगी। ये हमने आपको पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यानी तापमान प्रवणता यदि अधिक होती है अर्थात तापमान परिवर्तन की दर अधिक होती है, तापमान परिवर्तन ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, यानी नीचे से धरातल से ऊपर की ओर यदि हम चलते हैं तो ऊपर की ओर चलने पर यदि तापमान परिवर्तन की दर यदि तेज है तो उसका मतलब यह तापमान प्रवणता अधिक है, और तापमान प्रवणता यदि अधिक है तो यानी उस वायुराशि की आयु अधिक लंबी नहीं होगी, वो वायुराशि स्थिर नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक अपने गुणों को नहीं रख पाएगी, वो अपने गुणों में परिवर्तन, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ वायुराशि के बारे में जब स्थिरता अस्थिरता की बात करते हैं तो यहाँ या वायुराशि के रूपांतरण की बात करते हैं तो वायुराशियों का रूपांतरण भी होता है। जब कोई वायुराशि ठंडी वायुराशि है, यदि वो गर्म क्षेत्र में अधिक समय तक प्रभावित होती है तो वो धीरे धीरे वहाँ से उन धरातलीय क्षेत्रों से या उन क्षेत्रों से ऊष्मा का अवशोषण करती है, और वो ऊष्मीय जो ऊष्मा जिन्होंने संग्रह की है या जिन्होंने जो अवशोषित की है वो ऊष्मा धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर स्थानांतरित होने लगती है। इससे क्या होगा, वायुराशि का तापमान परिवर्तन होने लगता है। और वही वायुराशि जब उसका थोड़ा ताप बढ़ चुका होता है, जब वही वायुराशि जब अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाती है तो क्या होगा, वहां पर वो वायुराशि गर्म वायुराशि के रूप में व्यवहार करने लगती है, यानी वायुराशि का रूपांतरण भी होता है। जैसे ठंडी वायुराशि का गर्म वायुराशि में रूपांतरण बताया गया है, इसी प्रकार यदि एक गर्म वायुराशि लंबे समय तक ठंडे क्षेत्र से गुजरती है तो वहां पर क्या करती है, उस ठंडे क्षेत्र और वायुराशि के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो ऊष्मा का त्याग करती है और धीरे धीरे उसके तापमान में कमी होने लगती है। जब ये वायुराशि जो धीरे जिसका तापमान अपेक्षाकृत कम होने लगता है या कम हो जाता है, जब वो अपेक्षाकृत गर्म धरातल के संपर्क में पहुंचती है या गर्म क्षेत्रों में पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होगा, उसका तापमान उसकी तुलना में अधिक रहेगा, और एक ठंडी वायुराशि इस प्रकार गर्म वायुराशि में या गर्म वायुराशि एक ठंडी वायुराशि में स्थानांतरित या रूपांतरित हो जाती है। तो यह वो तो हुआ वायुराशि का रूपांतरण। यह वायुराशि की स्थिरता, यानी वायुराशि कितने समय तक अपने गुणों को बना के रखेगी। क्या वायुराशि एक वायुराशि जो एक बार बन जाती है वो हमेशा वायुराशि के रूप में ही रहती है, कभी उसका विघटन नहीं होता? नहीं, जब एक वायुराशि अपने गुण खो देती है तो वो पुनः वायु में या पवन में परिणित हो जाती है। ये उसकी जब से वो बनी है और जब वो पवन में या वायु में वापस परिवर्तित हो रही है, इसके बीच की जो अवधि है वो वायुराशि की आयु कहलाती है। तो वायुराशि की आयु तब अधिक होगी जब ताप प्रवणता का मान कम होगा। ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता का मान जितना अधिक कम होगा वायुराशि की आयु अधिक होती है, यानी वायुराशि स्थिर वायुराशि होती है। इसी प्रकार इसमें जो आर्द्रता का लंबवत जो हम स्थानांतरण देखते हैं, यानी किसी वायुराशि में नीचे से ऊपर की ओर आर्द्रता के स्थानांतरण की दर जितनी कम होगी, यानी जितनी कम मात्रा में आर्द्रता स्थानांतरित हो रही होगी उतनी ही वायुराशि की आयु अधिक होगी। और यदि आर्द्रता के स्थानांतरण की जो दर है यदि वो बढ़ जाए या बहुत अधिक हो तो वायुराशि की आयु कम होने लगती है, क्योंकि वायुराशि में परिवर्तन शीघ्रता से होने लगते हैं। ये तापमान और आर्द्रता दोनों वायुमंडल में जो बहुत सारे जो हम बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे झंझावात, चक्रवात और तूफान, इस तरह की घटनाओं को जन्म देने के पीछे ये आर्द्रता और तापमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, दाब की भूमिका होती है। ये तापमान और आर्द्रता दोनों मिलकर भी दाब को प्रभावित करते हैं। तो इस कारण से क्या होगा, यदि आर्द्रता के जो स्थानांतरण की दर है यदि वो तेज होगी तो उससे वायुराशि की आयु कम होने लगती है, वायुराशि में अस्थिरता का भाव ज़्यादा आने लगता है, वायुराशि की स्थिरता कम होने लगती है या स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसी प्रकार यदि तापमान ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता की दर अधिक होगी, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में तापमान अधिक परिवर्तन होने लगेगा, तो क्या होगा, वायुराशि की जो आयु है वो कम होने लगती है, यानी उसकी स्थिरता प्रतिकूल प्रभावित होती है। और तीसरा घटक जो हम देख रहे हैं इनमें वह है संघनन की दर। इसी प्रकार यदि संघनन की दर अधिक है, संघनन की दर अधिक कब होगी, जब तापमान प्रवणता का मान अधिक होगा, आर्द्रता का लंबवत स्थानांतरण तेजी से होगा,
तो यदि संघनन की दर यदि अधिक होगी तो वायु राशि की आयु कम हो जाएगी, वायु राशि की स्थिरता प्रतिकूल प्रभावित हो जाएगी। और यदि संघनन की दर कम है तो वायु राशि का आयु अधिक हो जाएगी, यानी उसकी स्थिरता बढ़ जाती है। एक और जो अपकारक है वायु राशियों के बारे में, एक जो और गुण है वह है वायु राशि की एक रूपता, समानता को निर्धारित करने वाले तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं जो वायु राशि की एक रूपता यानी उसमें समान दशा वाली जो अवस्थाएं हैं, जिसे हम समदैशिक शब्द अभी इस्तेमाल कर रहे थे, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, या क्षैतिजीय समानता की बात जो हम कर रहे थे उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए 4 तत्व हैं जो वायु राशि की एक रूपता को प्रभावित करते हैं। उद्गम क्षेत्र का स्वरूप, यानी उद्गम क्षेत्र का स्वरूप का मतलब है उद्गम क्षेत्र अधिक उच्चावच वाला है या उच्चावचीय विषमताओं वाला है या समतल है, ये उद्गम क्षेत्र का स्वरूप है। दूसरा, उद्गम क्षेत्र का स्वरूप वो भी है कि उद्गम क्षेत्र जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बैठा हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्र में होगा तो हिमाच्छादित क्षेत्र होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा तो अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र होंगे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे क्षेत्र हैं। तो उद्गम क्षेत्र की प्रवृत्ति या उद्गम क्षेत्र का स्वरूप है, उसमें 2 चीजें आती हैं। एक, उसकी धरातलीय रचना कैसी है, धरातलीय रचनाओं में यानी वो जो है वो समतल है या अधिक उच्चावच वाला है या उच्चावचीय विषमता वाला है। दूसरा, वो ध्रुवीय है या उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। और इसमें तीसरी चीज जो आती है वो ये भी है कि वो जो है भूभाग है यानी भूमि भाग है या सागरीय भाग है, यानी जल है या थल है। तो उद्गम क्षेत्र का स्वरूप में 3 बातें आ गई। कौन कौन सी 3 बातें? पहला, वो ध्रुवीय है या उष्णकटिबंधीय है। दूसरा, वो धरातल है या सागरीय है। तीसरा, वो समतल है या उच्चावचीय विषमता वाला है। अगर समतल है तो वायु राशि बनेगी, और उच्चावच विषमता है तो वायु राशि का निर्माण बहुत मुश्किल है या नहीं होगा। सागरीय है तो उसमें आर्द्रता वाली वायु राशि बनेगी, अगर वो धरातल पर बन रही है तो शुष्क वायु राशि बनेगी। इसी प्रकार वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बन रही है तो वो ठंडी वायु राशि बनेगी, और अगर इसमें बन रही है सागरीय क्षेत्र पर बन रही है और वो ध्रुवीय क्षेत्र है भली, तो अपेक्षाकृत गर्म वायु राशि बनेगी। यानी गर्म और ठंडी का भाग भेद केवल इस आधार पर नहीं है कि वो ध्रुवीय क्षेत्र में बन रही है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बन रही है। ऑफकोर्स जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बनेंगी तो वो ठंडी वायु राशि होंगी, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनेंगी वो भी ठंडी वायु राशि हो सकती है। कैसे? देखिए, आइए हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लेते हैं तो जल और थल 2 अलग अलग भाग ले रहे हैं। तो गर्मियों के मौसम में क्या होगा कि जो थल भाग है वो अपेक्षाकृत गर्म रहेगा और जो जल भाग है वो अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। तो सागरीय क्षेत्र पर जो वायु राशि उत्पन्न होगी वो ठंडी वायु राशि होगी, और उसमें जो थल भाग पर जो वायु राशि जन्म लेगी वो गर्म वायु राशि होगी। तो उष्णकटिबंध में ही ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की वायु राशि बन रही हैं। इसी प्रकार अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र पर जाएं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा, जो थल भाग है वो ठंडा है ज़्यादा है, और जो जल भाग है वो अपेक्षाकृत गर्म है। अपेक्षाकृत गर्म की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे वहाँ गर्म है, वो जहाँ पर गर्मी रहती है। उस थल भाग की तुलना में जो हिमाच्छादित है उससे जो है वो जल भाग अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। ऐसी स्थिति में ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जो वायु राशि जो थल पर जन्म लेगी वो क्या होगी, वो शीत वायु राशि या ठंडी वायु राशि होगी, जबकि जो जल पर जन्म लेगी वो अपेक्षाकृत गर्म वायु राशि होगी। तो इस प्रकार ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोनों में ही ठंडी और गर्म वायु राशियाँ हो सकती हैं। और बताया, थल पर जन्म ले रही है तो महाद्वीपीय है, और जल पर अगर जन्म ले रही है तो महासागरीय वायु राशि होती है। तो ये उद्गम क्षेत्र का स्वरूप जो है वो इस प्रकार एक रूपता को निर्धारित करता है। दूसरा, स्थानांतरण की दिशा, वो वायु राशि कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु राशियाँ अगर नीचे की ओर यानी शीतोष्ण कटिबंध की ओर या उष्ण कटिबंध की ओर चलेंगी, यानी भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी, तो वो ठंडी वायु राशियाँ होंगी। और यदि नीचे से चलने वाली यानी शीतोष्ण कटिबंध से अगर वायु राशि ऊपर की ओर चलेगी तो वो गर्म वायु राशि होगी। शीतोष्ण कटिबंध की जो वायु राशि है उनमें एक बड़ी रोचक बात उनके बारे में है जो हम आपको बताना चाहेंगे। वो रोचकता ये है कि शीतोष्ण कटिबंध हम कौन से कटिबंध को बता रहे हैं, जो 30 से 35 डिग्री का जो उपध्रुवीय दाब पेटी है उससे लेकर उच्च दाब पेटी से लेकर, और जो उपध्रुवीय जो यहाँ पर जो 30 से 35 की जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है उससे लेकर, और जो ऊपर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी बैठी हुई है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है। अब इस शीतोष्ण कटिबंध में जो वायु राशियाँ जन्म ले रही हैं उनके बारे में बात यह है कि अगर वो ऊपर ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होती हैं तो चूंकि वो अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र से आ रही हैं, चूंकि शीतोष्ण कटिबंध का जो तापमान है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक है, इसलिए वे वायु राशियाँ
जो यहाँ उत्पन्न हो रही हैं वो जब ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होंगी तो वो गर्म वायु राशियों के रूप में व्यवहार करती हैं, जबकि यही शीतोष्ण कटिबंध वाली वायु राशियाँ जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर नीचे की ओर स्थानांतरित होती हैं तो वो चूंकि अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से आ रही होती हैं, क्योंकि जो उष्ण कटिबंध है उसका तापमान शीतोष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक है, यानी शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंध से आने वाली वायु राशियाँ जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित होती हैं तो वे अपेक्षाकृत ठंडी वायु राशि के रूप में व्यवहार करती हैं। तो ये इस पर भी निर्भर कर रहा है कि वायु राशियों के स्थानांतरण की दिशा क्या है। तीसरा, वायु राशियों का रूपांतरण, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि एक ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि में रूपांतरित हो सकती है और एक गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि में रूपांतरित हो सकती है, बशर्ते कि वो एक लंबे समय तक एक ऐसे धरातल के संपर्क में रहती है जिसकी प्रकृति है, जिसका तापमान उससे अलग होता है। यानी ठंडी वायु राशि जब किसी अपेक्षाकृत गर्म धरातलीय संपर्क में रहेगी या गर्म वायु राशि एक अपेक्षाकृत ठंडी वायु राशि के संपर्क में रहेगी तो उसमें रूपांतरण की संभावना होने लगती है, रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। यद्यपि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और निर्भर करती है कि वायु राशि और संपर्क की धरातल के तापमान में अंतर की यानी प्रवणता का मान क्या है, तापमान प्रवणता का मान क्या है। अगर एक ठंडी वायु राशि एक बहुत अधिक गर्म धरातल के संपर्क में आएगी तो उसके रूपांतरण की दर बहुत तीव्र हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तापांतर यदि अधिक नहीं होगा, यानी वो ठीक है, धरातल जो है वो अपेक्षाकृत गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, लेकिन दोनों के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वायु राशि के रूपांतरण की दर जो है वो बहुत कम रहेगी, या वायु राशियाँ रूपांतरित नहीं होंगी। इसके साथ साथ जो चौथा जो इनके बारे में जो घटक है वो है वायु राशियों की आयु, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि वायु राशि की आयु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और वायु राशि की आयु से आशय क्या है, ये भी हमने आपको भी बताया। लेकिन एक बार फिर दोहरा देते हैं कि वायु राशि की आयु से आशय उस अवधि से है जब कोई एक वायु राशि जन्म लेती है और उससे लेकर जब वो पुनः वायु में विघटित होती है या पवन में विघटित हो जाती है या अपना अस्तित्व खो देती है, इनके बीच की जो अवधि है वो वायु राशि की आयु कहलाती है। यहाँ हम देखिए इनके बारे में जो बात आपसे करना चाह रहे थे वो ये है कि आदर्श उद्गम क्षेत्र के गुण क्या होने चाहिए। जो हम धरातलीय स्वरूप की बात कर रहे थे कि एक धरातल की प्रकृति है, धरातल का स्वरूप है, वो प्रभावित करता है एक रूपता को या समानता के गुण को। तो आदर्श उद्गम क्षेत्र यानी जहाँ वायु राशियों को बनने की संभावनाएं रहती हैं, या वायु राशियाँ निर्मित होती हैं, बनती हैं, तो उनकी जो है उनके गुण क्या होते हैं। तो एक है कि समतल धरातल होना चाहिए। वहाँ पर चूंकि ये समदैशिक दशा वाली वायु खंड होता है तो इसमें मंद पवन गति, यानी पवन तो रहे भले ही लेकिन बहुत मंद पवन चलनी चाहिए या शांत पवन की दशा होनी चाहिए। अगर पवन तीव्रता से चलेगी तो वो उस खंड में समानता के गुण को नहीं आने देगी, और यदि समानता का गुण नहीं आया, समदैशिक दशाएं उत्पन्न नहीं हुई, तो वायु राशि का जन्म ही नहीं होगा। तो इसलिए आदर्श उद्गम क्षेत्र के लिए जो गुण माने गए हैं उनमें एक है समतल धरातल, यानी अगर धरातल समतल होगा तो तापांतर कम होगा, दाबांतर कम होगा, आर्द्रता के मान में परिवर्तन कम होगा। मंद पवन गति, यानी वहाँ जो समदैशिक दशाएं उनमें जो उत्पन्न होनी चाहिए, उन समदैशिक दशाओं को उत्पन्न होने में मंद पवन गति मदद करती है। मंद पवन गति या शांत पवन की जो दशा है वो समदैशिक दशाओं को उत्पन्न होने में मदद करेगी, इसलिए मंद पवन गति होनी चाहिए। या शांत पवन अगर है, वायुमंडलीय दशा शांत है, तो वो वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन तीव्र पवन यदि होगी तो समदैशिक दशाएं उत्पन्न नहीं होने देगी और वायु राशि का जन्म नहीं होगा। और तीसरी जो स्थिति है वो है स्थायी दाब व्यवस्था, जिसे कहते हैं क्वेसी प्रेशर सिस्टम। अब ये देखिए स्थायी दाब व्यवस्था क्या होती है, यानी दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दाब में अपेक्षाकृत जितना मंद गति से परिवर्तन होगा तो समदाबीय दशा बन जाएगी, और समदाबीय दशा बनेगी तभी दाब के क्षैतिज संस्तर निर्मित होंगे। और ये समदाबीय दशा कहाँ रहती है, विशेषकर प्रति चक्रवातों में। देखिए चक्रवातों में दाबमान का परिवर्तन तीव्र होता है, और जैसे जैसे हम चक्रवात ये जो आपकी चक्रवातीय जो व्यवस्था है उसमें जैसे जैसे हम चक्रवात के केंद्र की ओर जाते हैं तो दाब परिवर्तन का जो मान है वो बहुत तीव्र होता चला जाता है, दाब प्रवणता बढ़ जाती है। आप देखिए कभी किसी चक्रवात की समदाब रेखाओं को आप देखेंगे तो उसके केंद्र के पास जो समदाब रेखाएं वो पास पास मिलेंगी, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे समदाब रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी दाब परिवर्तन का मान केंद्र के पास बहुत तेज और दाब परिवर्तन का मान केंद्र से बाहर यानी परिधि की ओर कम होता चला जाता है।
प्रति चक्रवात में इसकी उल्टी दशा होती है। प्रति चक्रवात में जहां वायु का अवतलन हो रहा है, यानी प्रति चक्रवात की जो केंद्रीय स्थिति है उसके पास समान दाब की व्यवस्था बन जाती है। चूंकि वायु का अवतलन ऊपर से हो रहा है और वो वायु नीचे धरातल के संपर्क में आकर क्षैतिजीय प्रसार होती है, उसका प्रसरण होता है, जिसे कहते हैं अभिसरण होता है। ऐसी दशा में क्या होगा कि वो जो वायु है जो नीचे उतर रही है वो समान दाब वाली वायु नीचे उतरती है, यानी एक समान दाब की व्यवस्था बन जाती है। ऐसी स्थिति में जो क्षैतिजीय पवनें हैं उनको वो अंदर आने से रोक देती है, और उस रोकने से क्या होगा, वहाँ पर उसमें समान दाबी समदाबी व्यवस्था बन जाती है। इसलिए जो वायुराशियों की उत्पत्ति है वो प्रतिचक्रवातीय जो क्षेत्र हैं उनमें होती है अक्सर करके। वहाँ पर जो वायुराशियों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं मिल जाती हैं, बशर्ते वो समतल धरातल हों। ये धरातल मैदानी क्षेत्र भी हो सकते हैं और सागरीय भाग भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो देखिए प्रतिचक्रवात, ये या प्रतिचक्रवात में उच्च दाब में शुष्क वायु का अवतलन व अपसरण होने के कारण तापमान में क्षैतिजीय एकरूपता बनी रहती है। यहाँ में पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने अभिसरण शब्द को गलत इस्तेमाल कर लिया था। अभिसरण शब्द का अर्थ तो अंदर की ओर आना है और अपसरण का मतलब फैलना है। प्रतिचक्रवाती जो वायु अवतलित होती है वो नीचे अपसरित होती है। अपसरण होने के कारण से क्या होगा कि उनमें समदाबीय दशा बन जाती है या तापमान में क्षैतिजीय एकरूपता की दशा बन जाती है। और इसलिए चक्रवात वायु राशियों के आकर्षण तथा प्रतिचक्रवात वायु राशि को उत्पत्ति या उद्गम स्रोत होते हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा अंतर है। चक्रवात क्या करते हैं, वो वायु राशियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनमें न्यून वायुदाब केंद्र पर होता है और बाहर वायुदाब अधिक होता है, तो वो वायु को अंदर की ओर खींच रहे होते हैं, यानी पवनों को अंदर की ओर खींच रहे होते हैं। जब पवनें अंदर की ओर खींचेंगी तो वायु राशि में अंदर की ओर खींचती हुई आएंगी, इसलिए वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। जबकि प्रतिचक्रवात वायु राशियों के उत्पत्ति या उद्गम का स्रोत होते हैं। और तीसरी चीज है कि चक्रवातीय क्षेत्रों में दो वायु राशियों का अभिसरण होने के कारण ताप व आर्द्रता की क्षैतिजीय समानता नहीं हो सकती है, अतः इनमें संक्रमण क्षेत्रों का निर्माण होता है। इनमें जो फ्रंट्स बनते हैं, वाताग्र बनते हैं, वो जब चक्रवात की स्थिति से पहले जब दो वायु राशियां अभिसरित होती हैं तो उनके अभिसरण से क्या होगा, ताप, भाई दोनों वायु राशियों की ताप दशा अलग है और उनकी आर्द्रता दशा अलग है, उनकी दाब दशा अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब दो अलग अलग प्रकृति वाली वायु राशियां अभिसरित होंगी तो उनके अभिसरण से जो उनका अभिसरण क्षेत्र है वहाँ पर एक संक्रमण क्षेत्र बन जाएंगे और उन संक्रमण क्षेत्रों को वाताग्र या फ्रंट्स कहते हैं। जबकि ये चक्रवात में हो रहा है, जबकि प्रतिचक्रवात में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर जब अभिसरणी की दशा ही नहीं हो सकती तो फिर वहाँ पर ये संक्रमण क्षेत्रों का निर्माण कभी हो भी नहीं सकता। यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र बैरोक्लिनिक होते हैं, यहाँ ध्यान दें। वायु राशियाँ अपने आप में बैरोट्रॉपिक होती हैं, जबकि संक्रमण क्षेत्र अपने आप में बैरोक्लिनिक होते हैं। और बैरोक्लिनिक क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि यानी ये तीव्र परिवर्तन वाले क्षेत्र हैं जिसमें ताप, दाब और आर्द्रता के मान बहुत तीव्रता से परिवर्तित होते हैं। दो वायु राशियों का मिलना अभिसरण तथा वायु राशियों का फैलना अपसरण है। वायु राशियों को हवाएं अपनी प्रवाह दिशा में स्थानांतरित करती हैं। ये बातें हम आपको बता चुके हैं अभी कि किस प्रकार वायु राशियाँ किस दिशा में स्थानांतरित होती हैं। वायु राशियों के वर्गीकरण के चार आधार होते हैं। देखिए, चार आधारों पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया जाता है जिसके आधार पर उनके नाम पड़ते हैं। देखिए क्या है, पहला उद्गम स्रोत की अवस्थिति, यानी वो ध्रुवीय है या उष्णकटिबंधीय। इसलिए आपने वायु राशियों में सबसे पहले एक अक्षर लिखा देखा होगा जो स्मॉल, अंग्रेजी का स्मॉल लेटर होता है, सी लिखा मिलेगा या एम लिखा मिलेगा। सी फॉर कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय और एम फॉर मेरीटाइम यानी सागरीय। और उसके बाद जो पहला दूसरा जो कैपिटल लेटर आता है वो आता है पी या टी। पी फॉर पोलर यानी ध्रुवीय और टी फॉर ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय। तो ये जो पी और टी शब्द आए हैं वो इससे आए हुए उद्गम क्षेत्र की अवस्थिति क्या है, वो ध्रुवीय है या उष्णकटिबंधीय है। दूसरी जो है उद्गम स्थल यानी महाद्वीपीय या महासागर, जिसके बारे में भी हमने बात की, जो सी और एम से, सी या एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा वायु राशियों की तापीय दशा यानी वो ठंडी है या गर्म है। और चौथी जो है वो वायु राशियों की स्थिरता यानी वो स्थिर है या स्थिर वायु राशि है। ये चार वो आधार हैं जिनके आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया जाता है या उनका नामकरण किया जाता है। उद्गम स्रोत की अवस्थिति के आधार पर ध्रुवीय व उष्णकटिबंधीय वायु राशियों यानी पोलर या ट्रॉपिकल का नामकरण होता है। इसी प्रकार उद्गम स्थल के आधार पर महाद्वीपीय व महासागरीय वायु राशियों यानी कॉन्टिनेंटल या मैरीटाइम का नामकरण होता है, यानी महाद्वीपीय या महासागरीय। वायु राशियों की तापीय दशा के आधार पर ठंडी व गर्म वायु राशियों यानी काल्ट या वार्म का नामकरण होता है। और वायु राशि की स्थिरता के आधार पर स्थिर व अस्थिर वायु राशियों यानी स्टेबल या अनस्टेबल वायु राशियों का निर्माण
होता है या इनका नाम किया जाता है। इस प्रकार विश्व में अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर यद्यपि कुछ और अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर वायु राशि के और वर्ग भी बनाए गए हैं, जैसे मैरीटाइम आर्कटिक, मैरीटाइम अंटार्कटिक, तो MAA और पहली वाली के लिए MA। इसी तरह कॉन्टिनेंटल आर्कटिक के लिए CA और कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक के लिए CAA शब्द अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बड़े वर्ग देखें, बृहद रूप में यदि इनका वायु राशि का विभाजन करें तो विश्व में 16 प्रमुख वायु राशि वर्ग हैं, और वो 16 प्रमुख वायु राशि वर्ग उन 4 आधारों से जिनको अभी हमने देखा है उनके आधार पर निकल कर आए हुए हैं। कौन कौन से? उद्गम क्षेत्र की अवस्थिति, उद्गम धरातलीय प्रकृति, वायुमंडल, ये वायु राशियों का तापमान, और वायु राशियों की स्थिरता और अस्थिरता, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन चारों को यदि हम गुणा करते हैं तो 16 प्रमुख वर्ग निकल कर आते हैं वायु राशि की। देखिए ये चारों प्रमुख वर्ग किस प्रकार आए हैं। पहले हम देखें तो P और T का विभाजन हुआ, यानी ध्रुवीय क्षेत्र है या ट्रॉपिकल क्षेत्र है। फिर ध्रुवीय में भी महाद्वीपीय भी हो सकता है और महासागर भी हो सकता है, तो कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम C एंड M लिखे हुए हैं। इसी प्रकार T में भी हम देखेंगे C और M लिखे हुए हैं। उनसे नीचे फिर हम चलते हैं तो C यानी महाद्वीपीय पर वो गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है, क्योंकि वो ऋतु पर निर्भर करेगी। शीत ऋतु में ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में गर्म जो है वो वायु राशि का निर्माण होगा, तो काल्ट भी हो सकती है और वाम भी हो सकती है। इसी प्रकार सागर पर भी काल्ट और वाम हो सकती है, क्योंकि निर्भर करेगा। शीतकाल है तो सागरीय भाग अपेक्षाकृत गर्म रहेंगे, और अगर ग्रीष्म काल है तो सागरीय भाग अपेक्षाकृत ठंडे रहेंगे, तो वहाँ पर भी ठंडी और गर्म वायु राशियों का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी महाद्वीप और महासागर दोनों ही क्षेत्रों में गर्म और ठंडी वायु राशियों का निर्माण होगा। इसके प्रकार 8 वर्ग जो बने हैं, इन 8 वर्ग का फिर नीचे हम देखते हैं S और U जो लिखे हुए, यानी स्टेबल और अनस्टेबल, या तो वो स्थिर वायु राशि होगी या अस्थिर वायु राशि होगी। तो इस प्रकार अगर हम प्रत्येक 8 वर्गों को जो K और W तक आए हैं उनको यदि हम 2 वर्गों में बांटते चले जाएं, प्रत्येक को स्टेबल और अनस्टेबल यानी स्थिर और अस्थिर में, तो कुल 16 वायु राशियों के वर्ग बन जाते हैं। इन 16 वायु राशि के वर्गों को हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, जैसे हम पहले एक उदाहरण में लें CPKS यानी कॉन्टिनेंटल, पोलर, काल्ट एंड स्टेबल, यानी ये वायु राशि वो है जिसने जो ध्रुवीय क्षेत्र में बनी है, महाद्वीपीय क्षेत्र पर बनी है, ठंडी है और ये स्थिर वायु राशि है। इसी का दूसरा स्वरूप क्या हो सकता है? CPKU यानी कॉन्टिनेंटल, पोलर, काल्ट एंड अनस्टेबल, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में बनने वाली महाद्वीपीय भाग पर उत्पन्न ठंडी परंतु अस्थिर वायु राशि। इस प्रकार 8 और 8 16 यानी कुल वायु राशियों के 16 वर्ग इस प्रकार निर्मित हो जाते हैं। वायु राशि का नामकरण जब कैसे किया जाता है, तो यहाँ भी हमने आपको जिस प्रकार नाम पढ़कर बताए उसी प्रकार वायु राशि के नामकरण किए जाते हैं। जिस क्षेत्र में वायु राशि की उत्पत्ति होती है तदनुरूप इसका नामकरण किया जाता है। जैसे MT वायु राशि से आशय, T किसके लिए आया है? उष्णकटिबंध के लिए, और M किसके लिए? सागर के लिए। तो ये सागरीय उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशि है। इसी प्रकार CP वायु राशि से आशय, C किसके लिए? महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल, और P किसके लिए? पोलर, ध्रुव, यानी ये ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि है। इस प्रकार जिस क्षेत्र में वायु राशि जन्म लेती है उसकी और जैसी उसकी प्रकृति होती है, धरातल की प्रकृति होती है, यानी महाद्वीपीय महासागरीय, उसके आधार पर वायु राशि का नामकरण किया जाता है। देखिए यहाँ आपको उदाहरण के रूप में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ वायु राशियाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ए, जहाँ ऊपर सबसे पहले ऊपर ए आ रहा है, ये ए जो आप देख रहे हैं ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली वायु राशि, इसलिए ए है, जो उन 16 वर्गों के अलावा है। इसके अलावा ये CP यानी कॉन्टिनेंटल, पोलर, यानी ध्रुवीय क्षेत्र की महाद्वीपीय भाग पर बनने वाली वायु राशि, और देखिए यहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है? महाद्वीपीय भाग पर, तो ये इसलिए C आया, और ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय क्षेत्र इसलिए P आ रहा है, तो CP। इसी प्रकार यहाँ हम इस वायु राशि को देखेंगे सागरीय भाग पर जन्म ले रही है, इसलिए इसका नाम M सागरीय, मैरीटाइम, और चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र है इसलिए पोलर, तो MP। तो जहाँ जहाँ आप सागरीय भाग पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि देखेंगे वहाँ पर आप M पाएंगे। जहाँ आप ध्रुवीय भाग पर, ये महाद्वीपीय भाग पर जहाँ वायु राशि उत्पन्न होती हुई देखेंगे उसके बाद आप C पाएंगे। अगर वो ध्रुवीय भाग में आ रही है तो उसके साथ P जुड़ जाएगा, और अगर उष्णकटिबंध से नीचे की से ऊपर की ओर जा रही है तो वो उसके साथ T जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये जितनी भी वायु राशि हम देख रहे हैं उनके बारे में हम आराम से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी वायु राशि है, इसका नाम क्या है, ये उष्णकटिबंधीय है अथवा ध्रुवीय है, ये सागरीय है अथवा महाद्वीपीय है। यहाँ हमको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके थे कि यदि वायु राशि मैरीटाइम या सागरीय होती है यानी तो उसमें आर्द्र होती है, उसमें आर्द्रता होती है, और यदि वो वायु राशि
अगर महाद्वीपीय भाग पर उत्पन्न हो रही होती है तो वो वायु राशि क्या होती है, शुष्क होती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता का अभाव होता है। क्योंकि महाद्वीपीय भागों पर जलाभाव के कारण से जल की मतलब हम ये नहीं कहेंगे कमी है, लेकिन हम ये कहेंगे अपेक्षाकृत सागरों की तुलना में महाद्वीपीय भाग शुष्क रहते हैं, तो उस पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि शुष्क होती है। जबकि सागरों से ऊपर उत्पन्न होने वाली वायु राशि, सागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाली वायु राशियाँ आर्द्र होती हैं। तो देखिए यहाँ उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ जो हैं, इस प्रकार आप इनके नाम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए उत्तरी अमेरिका की वायु राशि को हम और दूसरे रूप में देखें तो इस प्रकार उनके बारे में संकेताक्षर के साथ साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम ये ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इसी तरह कॉन्टिनेंटल पोलर और मैरीटाइम पोलर, ये सब वही नाम है जो भी आप इस चित्र में अभी आप देख रहे थे। इस चित्र में अभी आप देख रहे थे, ये सब वही नाम है। इसी प्रकार इसका एक और अमेरिका की, अगर उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों को देखें तो देखिए यहाँ हमने आपको ये बताया कि जो सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो महाद्वीप के लिए किया गया है, एम जो संकेत अक्षर है वो महासागरीय के लिए है। इसी प्रकार पी जो कैपिटल अक्षर है वो ध्रुवीय के लिए आ रहा है, और टी जो कैपिटल अक्षर है वो उष्णकटिबंधीय के लिए आ रहा है। जो भी आपको वायु राशि के वर्गीकरण के संदर्भ में हमने आपको बताए थे, ये नाम वहीं से आए हुए हैं और इन्हें हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। आइए एक और देखते हैं, ये है यूरोपीय क्षेत्र की वायु राशियाँ जो हम अंध महासागरीय क्षेत्र पर देख रहे हैं। अंध महासागर में भी उत्तरी अंध महासागरीय भाग में हम देख रहे हैं इन वायु राशियों को। तो देखिए इन वायु राशियों के नामकरण जैसे जो जहाँ से आ रही है, अगर सागरीय भाग से आएगी तो मैरीटाइम होगी, ऊपर से आ रही है इसलिए पोलर होगी। तो ये देखिए ये मैरीटाइम, ये पोलर है ना। और जो अगर जो यहाँ नीचे से जा रही हैं वो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंध अगर महाद्वीपीय भाग पर जन्म ले रही हैं तो वो उष्णकटिबंधीय है और महाद्वीपीय हैं, और अगर वो महासागरीय भाग पर ले रही हैं तो वो उष्णकटिबंधीय सागरीय हैं। इस प्रकार इन वायु राशियों का जन्म और इनका नामकरण होता है। हम शायद इतने वर्णन से हम शायद ये समझ पाए होंगे कि किस प्रकार वायु राशियों का नामकरण होता है, वायु राशियाँ होती क्या हैं और वायु राशियाँ किस प्रकार स्थानांतरित होती हैं, वायु राशि की अवधि और आयु क्या होती है, वायु राशियाँ क्या एक ठंडी वायु राशि हमेशा ठंडी वायु राशि रहेगी या वो कभी गर्म वायु राशि में भी रूपांतरित हो सकती है, क्या एक वायु राशि बनने के बाद कभी खत्म ही नहीं होगी, आदि आदि जो पहेलियाँ हैं इनके जवाब आपको आज के इस हमारे इस विवरण में, आप आज की इस कक्षा में आपको मिले होंगे। इन वायु राशियों से किस प्रकार वायुमंडलीय दशाएं प्रभावित होती हैं, इनके लिए हम आगामी कक्षा में फिर पढ़ेंगे जब हम चक्रवात के बारे में जान रहे होंगे। धन्यवाद।